भैया बहन ध्यान देंगे। औद्योगिकरण का ये तीसरा पार्ट है। आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे उपनिवेशों में औद्योगिकरण, यानी कि इंग्लैंड का भारत उपनिवेश था। तो इस टॉपिक से हम लोग भारत में सूती वस्त्र उद्योग और बुनकरों के बारे में शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग जो देखे वह इंग्लैंड के बारे में था। इसमें भारतीय कपड़े का युग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहा जाता है कि मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का काफ़ी दबदबा था। पूरी दुनिया में भारत का सूती उद्योग बहुत ही मजबूत स्थिति में था। इसके पीछे कारण ये था कि भारत में महीन किस्म का कपास का उत्पादन होता था। महीन किस्म के कपास से बने सूती वस्त्रों की मांग काफ़ी थी। आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो है व्यापार जो है, यह आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते होते हुए यहाँ के बने महीन कपड़ों को ऊँट की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा के माध्यम से अफ़गानिस्तान के पार ले जाते थे। यानी कि गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से होता हुआ या कोरोमंडल तट से होते हुए अन्य देशों में भेजता था। यानी कि बहुत पहले भी भारत का सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत स्थिति में था, विकसित था। पूरी दुनिया में भारत के सूती वस्त्र उद्योग का दबदबा था। यहाँ पर जो व्यापार की शुरुआत हुई तो इसमें भी भारतीय व्यापार में एक नेटवर्क काम करता था। व्यापारी और बैंकर, बैंकर का मतलब होता है महाजन, जो सूद पर पैसे चलाता है, ये सभी कार्यक्रम में सक्रिय थे। ये माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह तक पहुंचाना, ये सभी काम करते थे। जो सौदागर होते थे वह भारतीय लोगों के बीच से होते थे और वे बुनकरों को एडवांस, यानी कि अग्रिम पेशगी, उसी को एडवांस कहा जाता है, एडवांस पैसा देते थे। और व्यापार में जितने भी लोग लगे हुए थे वे सभी सामान खरीदते थे और सौदागरों तक पहुंचाते थे। यूरोपीय बाद में क्या हुआ कि 1750 के बाद के समय में जब यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन 1757 में जो बंगाल में पलासी जगह है, पलासी का युद्ध हुआ, तो पलासी के युद्ध में जब अंग्रेज़ों की जीत हुई उसके बाद से उनकी ताकत बढ़ने लगी और उसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के बुनकरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगी। और उसके पहले सूरत और हुगली दो बड़े फलते फूलते बंदरगाह थे जहाँ से निर्यात होता था। लेकिन 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ था, लेकिन 1740 के दशक तक यह गिरने लगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे भारत में मजबूत हुई वैसे वैसे भारत के बुनकरों पर जो है यह भारत का व्यापार जो है घटने लगा। कहा जाता है कि सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव वाले बंदरगाहों का उदय हो रहा था। बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, और पहले सूरत और हुगली था वह कमज़ोर पड़ने लगा। तो पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह बढ़ने लगे। यानी कि भारत जो है एक उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ने लगी तो नए बंदरगाहों का भी उदय होने लगा। ऐसी परिस्थिति में बुनकरों के सामने समस्या आनी शुरू हुई। आगे में दिया हुआ है कि बुनकरों का क्या हुआ।
यानी कि 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जब मजबूत हुई तो भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई थी। ऐसा क्यों? गिरावट अभी इसलिए नहीं आई थी कि भारत में जो 4 यूरोपीय कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, तो भारत के बुनकर जो भी उत्पादन करते थे तो चारों कंपनियां उनके सामान को खरीदने के लिए आपस में होड़ मचती थी, प्रतिस्पर्धा लगती थी, और उस प्रतिस्पर्धा में बुनकरों को काफ़ी मुनाफा होता था। जो ऊंची कीमत लगाते थे उन्हीं को सामान बेचते थे। तो इस समय तक तो बहुत बुनकर मुनाफे में थे, लेकिन धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होने लगी तो वो प्रयास करने लगी कि शेष यूरोपीय कंपनियों को कैसे हटाया जाए। इसके लिए वे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने लगे और लंदन भेजे गए अपने एक पत्र में कंपनी के अफसर जो थे अपनी मुश्किलों का जिक्र किए हैं कि हमें जो इन तीनों कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सामान नहीं मिल पा रहा है, कैसे मिलेगा, कैसे हमारा अधिकार होगा। तो लंदन पत्र भेज करके वहाँ जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उससे उन्होंने सलाह ली। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ही स्थिति बदलने लगी। अब देखना है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण स्थापित की और शेष यूरोपीय कंपनियों को हटाने में सफल हुई। एक लिया हुआ है पहला कारण। पहला कारण क्या है? तो कंपनी ने कपड़ा व्यापार में पहला काम किया कि जो भारत के सक्रिय व्यापारी और दलाल थे उनको हटा दिया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिया है, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। और पहले भारतीय सौदागर होते थे, गुमास्ता भी होते थे, उसी तरह से वो सौदागर कहलाते थे। लेकिन अंग्रेज क्या किए कि एक अपना अधिक व्यक्ति नियुक्त करते थे जिसको गुमास्ता कहा गया है। जैसे प्रश्न आएगा ना कि गुमास्ता किसे कहते हैं, तो गुमास्ता कंपनी द्वारा नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी होता था जो बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल इकट्ठा करता था, कपड़ों की गुणवत्ता जांचता था, ये सब काम करने लगा। दूसरा काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। तो जो कर्जा ले लेंगे जिससे उन्हीं को अपना सामान देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये काम ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगा, वो कर्जा देने लगे और बुनकर भी अब बाध्य हो गए उन्हीं को देने के लिए। तो कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी भी स्वीकार करने लगे, इसलिए कि बुनकरों के सामने भी समस्या थी। वे पेशगी ले करके अपने छोटे मोटे काम भी करते थे, खेती भी करते थे, परिवार की ज़रूरत को भी पूरा करते थे, इसलिए वो पेशगी लेने लगे। तो जल्दी बहुत सारे बुनकर गाँवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच बाद में टकराव की भी खबर आने लगी। पहले जो होते थे वह उन्हीं लोगों के बीच से होते थे, तो उनके दुख दर्द को भी वो समझते थे। लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियुक्त व्यक्ति आने लगे तो उन्हें उन व्यक्तियों से ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी। समय पर माल नहीं देने पर बुनकरों और सौदागरों यानी गुमास्तों के बीच में टकराव भी होने लगता था। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। कहने का तात्पर्य है कि नए गुमास्ता जो थे वो बाहर के लोग थे, उनका गाँव से पुराना कोई सामाजिक संबंध नहीं था, इसलिए आपस में विवाद हुआ करता था। बहुत सारे जो बुनकर थे इससे परेशान होकर के कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे बुनकर गांव छोड़कर भी चले गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर काम करने लगे। तो गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव होने लगी, विवाद बढ़ने लगा।
धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भी मजबूत हो गई। अब एक अगला टॉपिक है कि भारत में मैनचेस्टर का आना, ये क्या है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर सूती वस्त्र का निर्माण होता था। मैनचेस्टर का आना का मतलब है कि अब भारत के बुनकर जो है वह मैनचेस्टर में निर्मित वस्त्रों का मुकाबला करने में पिछड़ने लगे। वहाँ जो निर्मित होता था वह सामान भारत में, जिस पर आयात शुल्क भी नहीं लगता था, इसलिए सस्ता पड़ता था, और भारत के बुनकर का सामान महंगा पड़ने लगा। इसलिए मैनचेस्टर में निर्मित वस्त्रों की भरमार हो गई भारत के बाज़ार में। इसी को कहा जाता है भारत में मैनचेस्टर का आना। इस प्रकार भारत में एक आंकड़ा भी दिया गया है कि 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था, और 1817 तक यह आंकड़ा 50% हो गया। अब रह गया कि भारत के बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं आ गई। पहला क्या था कि अपना ही उनका बाजार उनसे छीनने लगा, एक समस्या आ गई। इस पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, यानी कि स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के सामान की भरमार हो गई, जो कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित वस्त्र थे। और दूसरी समस्या ये हो गई कि भारत के बुनकरों को कपास मिलना भी मुश्किल हो गया। अब ये कपास मिलना मुश्किल क्यों हो गया? तो दो कारण से हो गया। एक तो पहले अमेरिका से इंग्लैंड में कपास जाता था, और जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया तो वहाँ से कपास आना बंद हो गया। जब अमेरिका से बंद हो गया तो भारत से कपास इंग्लैंड जाने लगा, तो भारत के बुनकरों को कपास मिलना बंद हो गया। ये दूसरी समस्या थी। एक तो अपना बाजार छीन गया और दूसरा कपास भी मिलना कम हो गया। इसलिए भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सहारे, बुनकरी के सहारे पेट पालना बड़ा असंभव हो गया। इसलिए बुनकरों की दुर्दशा बढ़ती चली गई। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। ये समस्या थी कि अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से भी पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ। भारत में भी धीरे धीरे कारखाने लगने शुरू हो गए, तो बुनकरों की स्थिति बिगड़ गई। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई, 4 यूरोपीय कंपनियों को बेदखल कैसे की, बुनकरों का क्या हुआ, और भारत में मैनचेस्टर का आना। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखेंगे। अगले दिन हम बतलाएंगे कि कैसे भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, फैक्ट्रियों का आना, वहाँ से हम शुरू करेंगे।